हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम इस पूरे चैप्टर को एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग मटेरियल्स और सर्विसेज का यूज करते हैं। कुछ चीज़ें हमें आसपास ही मिल जाती है, जबकि कुछ चीज़ें हमें दूसरी जगह से लानी पड़ती है। गुड्स और सर्विसेज अपने आप सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक नहीं पहुंचती, बल्कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ लोग इस मूवमेंट को आसान बनाने में लगे हुए हैं, जिन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाते हैं। इस तरह किसी कंट्री के डेवलपमेंट उसके गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और उनके मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पहले के समय में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सीमित था, बट अब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से किसी भी जगह से ट्रेड किया जा सकता है। यह सब डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी आज वर्ल्ड से अच्छे से कनेक्टेड है, और यह सब पॉसिबल हुआ है रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट की वजह से। गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के 3 तरीके हैं: लैंड से, वाटर से और एयर से। इसी बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है इनलैंड और ओवरसीज। एयर ट्रांसपोर्ट में आता है डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। अब हम हर एक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले रोडवेज के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसका टोटल लेंथ लगभग 62 लाख किलोमीटर है। इंडिया में रोडवेज रेलवेज से आगे है, क्योंकि रेलवेज के कंपैरिजन में इसे बनाना और मेंटेन करना आसान है। रोडवेज का इंपोर्टेंस रेलवेज के कंपैरिजन में बढ़ रहा है, क्योंकि पहला, रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेलवे लाइन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। दूसरा, रोड को किसी भी ऊंची नीची जगह बनाया जा सकता है, जबकि रेलवे को ऐसी जगहों पर नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, रोडवेज को हिमालय जैसे माउंटेन्स में आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। फोर्थ, शॉर्ट डिस्टेंसेस में गुड्स या कम लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज ज़्यादा इकोनॉमिकल है। फिफ्थ, इसमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। सिक्स्थ, ये दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर का काम करता है। इंडिया में रोड्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ा गया। इसी प्रोजेक्ट में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी आता है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है, और वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर से कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की मेगा सिटीज के बीच के डिस्टेंस को कम करना, ताकि कम टाइम में ट्रेवल किया जा सके। ये प्रोजेक्ट NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को आपस में लिंक करता है। यह प्राइमरी रोड सिस्टम है, जिसे CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। तीसरा रोड है स्टेट हाईवेज। ये वो रोड्स होती हैं जो स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती हैं। इस तरह के रोड को बनाने और मेंटेन करने का काम स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के दूसरे जगहों से कनेक्ट करती है। इस रोड को जिला परिषद द्वारा मेंटेन किया जाता है। पांचवा है अदर रोड्स। ये रूरल रोड्स है जो विलेज को टाउन से कनेक्ट करती है। इस रोड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। सिक्स्थ है बॉर्डर रोड्स। ये वो रोड्स होती हैं जो बॉर्डर एरियाज में बनाई जाती हैं। इसे बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी, ताकि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट वाले रोड्स को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा रोड्स को उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे मेटल्ड और अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स वो होती हैं जो सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमिन ऑफ कोयल से बनी होती हैं, इसलिए ये सभी मौसम झेल सकती हैं। और अनमेटल रोड्स वो होती हैं जो इन सब चीज़ों से नहीं बनी होती और जिनको रेनी सीजन्स में यूज़ नहीं किया जा सके। अब हम रेलवेज के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में रेलवेज पैसेंजर के लिए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, साथ ही गुड्स को लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करती है। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया। इंडियन रेलवेज को 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है।
रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कंट्री में फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है। नॉर्दर्न प्लेन्स जहां लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन है और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स है, जो रेलवेज के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। बात करें पेनिनसुलर रीजन की, तो वहाँ रेलवे ट्रैक्स को लो हिल्स, गैप्स या टनल्स के बीच में बिछाया जाता है। हिमालयन माउंटेनियस रीजन रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन के लिए अनफेवरेबल है ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। उसी तरह वेस्टर्न राजस्थान के सैंडी प्लेन्स में, गुजरात के स्वैम्प्स में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के फॉरेस्टेड एरियाज में रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत मुश्किल होता है। वेस्टर्न घाट या साइदरी में हिल्स के गैप्स में रेलवे ट्रैक्स को बनाया जाता है। कोंकण रीजन में रेलवेज को वेस्ट कोस्ट पर बनाया जाता है। रेलवेज हमारे नेशनल इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में अब भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं और रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग बिना वजह चैन खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को बहुत नुकसान होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में तीसरा है पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नए तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पहले इसका इस्तेमाल पानी को सिटीज और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन अब इनका यूज होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस को रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बड़े थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए। सॉलिड्स को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जब उन्हें स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तब। पाइपलाइन बिछाने का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, पर बाद में चलाने का कॉस्ट बहुत कम होता है। इससे ट्रांसशिपमेंट लॉस या डिले नहीं होता है। हमारे कंट्री में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स हैं। पहला है अपर असम से कानपुर तक, जो गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होकर जाता है। दूसरा है गुजरात के सलाया से पंजाब के जालंधर तक, जो कि विरामगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते दूसरे जगहों को कनेक्ट करता है। तीसरा पाइपलाइन है गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, जो मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर जाता है, जिसे HVJ पाइपलाइन भी बोला जाता है। वाटरवेज एंशिएंट टाइम से ही इंडिया वर्ल्ड से सी रूट के जरिए कनेक्टेड रहा है। यहाँ के लोग दूर दूर तक जाते थे और अपने व्यापार और कल्चर को दूसरी कंट्रीज तक फैलाते थे। वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये हेवी और बल्कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सूटेबल है। यह एक फ्यूल इफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में 14,500 किलोमीटर लंबी इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है, जिसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही मैकेनाइज्ड वेसल्स है। गवर्नमेंट ने इन वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया है, जिसमें नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे सेकेंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में सादिया से दुबरी तक। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है वेस्ट कोस्ट कनाल केरला में कोटमपुरम से कोलम तक। नेशनल वाटरवे नंबर 4 है गोदावरी और कृष्णा रिवर में, जो काकीनाडा से पुडुचेरी तक है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 है ब्राह्मणी रिवर के कुछ हिस्सों पर, मताई रिवर पर और महानदी पर। मेजर सी पोर्ट्स इंडिया की कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर है और इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ये मेजर पोर्ट्स इंडिया के 95% फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते हैं। पार्टीशन से पहले ज़्यादातर ट्रेड कराची पोर्ट से होता था, बट पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रेड मुंबई पोर्ट से होने लगा। इसलिए मुंबई पोर्ट के ट्रेड वॉल्यूम को कम करने के लिए कांडला पोर्ट को कच्छ में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले डेवलप किया गया, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। यह एक टाइडल पोर्ट है। यह पोर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को आसानी से हैंडल करता है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट। तो ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मुंबई पोर्ट के भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एज अ हब पोर्ट बनाया गया था। मर्मागांव पोर्ट जो गोवा में है, ये कंट्री का प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, जो कंट्री के लगभग 50% आयरन और एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका में है, ये कुदेरमुख माइन से आयरन एक्सपोर्ट करता है। कोची सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, जो कि एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है। अगर हम ईस्ट कोस्ट पर आगे बढ़ें तो तमिलनाडु में टूटीकुरीन है, जो कि एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। ये भी एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट कंट्री के ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक है। मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी पोर्ट से होता है। विशाखापट्टनम सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। इस पोर्ट को पहले आयरन और एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था। पाराद्वीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, ये पोर्ट भी आयरन एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। ये पोर्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है।
हल्दिया पोर्ट को कोलकाता पोर्ट पर बढ़ती प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया था। एयरवेज एयर ट्रेवल आज के समय में सबसे फास्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे हम मुश्किल टेरेन जैसे हाई माउंटेन्स, डिजर्ट्स और डेंस फॉरेस्ट में आसानी से जा सकते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन जब से ह्यूमंस अर्थ पर आए हैं तब से उन्होंने कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके यूज किए हैं, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी की वजह से यह सब बहुत चेंज हो गया है। अब हम अलग अलग कंट्री में होने के बावजूद भी आसानी से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। इंडियन पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह पार्सल्स और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन हैंडल करता है। कार्ड्स और इनवेलप्स फर्स्ट क्लास मेल कहलाते हैं और इन्हें एयर और लैंड दोनों से एयरलिफ्ट किया जाता है। सेकेंड क्लास मेल में बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स आते हैं। इन्हें सरफेस मेल से भेजा जाता है, यानी लैंड और वाटर के थ्रू भेजा जाता है। बड़े शहरों में क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल कहा जाता है। इंडिया के पास एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। अर्बन एरियाज को छोड़कर 2/3 विलेज में STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी मौजूद है, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट किया जा सके। मास कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और लोगों को नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में अवेयर करता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और फिल्म शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन इंडिया का नेशनल टेलीविज़न चैनल है जो अलग अलग एज ग्रुप के लिए इंटरटेनमेंट, एजुकेशन और स्पोर्ट के प्रोग्राम दिखाता है। इंडिया हर साल बहुत सारे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स पब्लिश करता है। न्यूज़पेपर्स लगभग 100 लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हिंदी में पब्लिश होता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फीचर फिल्म प्रोड्यूसर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इंडियन फिल्म्स को सर्टिफाई करता है। इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स के एक्सचेंज को ट्रेड कहते हैं। मार्केट वो जगह है जहां ये एक्सचेंज होता है। दो कंट्रीज के बीच ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। यह सी, एयर या लैंड से हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड से ही किसी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं, एक है एक्सपोर्ट और दूसरा है इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट का वैल्यू इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है तो इसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और अगर इम्पोर्ट का वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। टूरिज्म एज ए ट्रेड पिछले 3 दशक में इंडिया में टूरिज्म बहुत बढ़ा है। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टूरिज्म नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। यह हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी मदद करता है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।